सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फिट एंड फाइन और अच्छे से मज़े कर रहे होगे भाई। दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर अभी सर। हम सीख रहे थे बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में और हमने 2 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड आर्टिकल ऑफ दिस टॉपिक एंड दैट इज़ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। हमें ये पता है कि किसी भी मेटल या नॉन मेटल को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके स्टेबल होना है। तो अगर किसी मेटल और नॉन मेटल को अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके स्टेबल होना है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। प्रोटॉन की काउंट पे फ़र्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। दिस इज़ द पॉइंट। अब अगर हम देखें आगे थोड़ा सा कि किस तरीके से ये काम होता है तो हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो यार, हमें पता है कि नोबल गैसेस हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी में 2 8 2 8 8। अब ध्यान से देखो 8 इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक नीड। तो अब अगर मैं मेटल की बात करूं, सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा -1 तो 2 8 हो चुका है। 2 8 किसका है? नियॉन का। मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम के पास 2 8 2 है। अगर ये इसको हटा दे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, लूज करेगा तो चार्ज प्लस में आ जाएगा, Mg पे 2 पॉजिटिव, सोडियम पे 1 पॉजिटिव। तो अब ये 2 8 का मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर चुका है इस तरीके से। तो तुम्हें एल्यूमिनियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का खुद से करना है। मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का 2 7 है। अगर ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर ले तो 2 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यानी कि ईदर ही विल लूज इलेक्ट्रॉन और ही विल गेन इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन कब? जब ज़्यादा है। किससे? ऑक्टेट के काउंट से। और गेन कब? जब कम है। किससे? ऑक्टेट के काउंट से। क्लियर? तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। दिस इज नथिंग बट द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है आपका आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं और आयनिक बॉन्ड भी कह देते हैं। अब ये नया वर्ड आ गया सर, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? चलो भाई कलर चेंज करके सिखाते हैं। कौन सा कलर लें? रेड। पिंक बोलोगे है, रेड लेंगे। एक बोलता सर ब्लैक ले लो, बैकग्राउंड भी ब्लैक है, कलर भी ब्लैक। वेरी गुड, अच्छा कॉम्बिनेशन है यार। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मतलब वैलेंस शेल के। वैलेंस शेल कौन सी होती है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी मदद से कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, उससे जो बॉन्ड बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे ये देखो, सोडियम 281, सोडियम पॉजिटिव 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। इस क्लोरीन ने उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और Cl नेगेटिव बना दिया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। तो आपका क्या काम रहेगा? आपका ये काम रहेगा कि आपको बना के दिखाना है मुझे बना के दिखाना है MgCl2 AlF3। ये आप मेरे को बना के दिखाएंगे। अब मैं जो लिखा है मैं वो पढ़ देता हूँ, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है तो आयंस बनी है। आयंस बनेंगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी। कैसी अट्रैक्शन? जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं बेटा, जिसकी वजह से ये रिजिड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत ज़्यादा हैवी होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस पॉइंट का। अब हम आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें तो MgCl2 इसने बना के दिखा रखा है, आप हेल्प लेके कर सकते हैं कंप्लीट। कैटायन एनायन कौन है तो आप बता ही दोगे।
प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ की बात करने के लिए हमको इस एक्टिविटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप भी मत पढ़िएगा, बिना एक्टिविटी पढ़े हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी आसान चीज़ें आगे दे रखी है। क्या कहता है, पहला इसका फिजिकल नेचर, अभी हमने बात की सॉलिड है, हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जो हार्ड है सॉलिड है अच्छे से, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही लाइन शायद इसने लिखी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंट्रायनिक इंटरेक्शन, दैट्स वाई इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जनरली सॉल्यूबल होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर किस में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। NaCl किस में टूटा था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन रही हैं। आयन हमेशा आयन में ही डिसॉल्व होती है, इस कंसेप्ट को कहा जाता है पोलर डिसॉल्व पोलर। पोलर किसको डिसॉल्व करेगा बेटा, पोलर को डिसॉल्व करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो सॉल्युबिलिटी हो गई। और जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जहां आयंस बनेंगी, जहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां कंडक्टिविटी तो रहेगी। हाँ ध्यान रखना, सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिव नहीं होता है, मॉल्टन में हो सकता है, एक्वस में हो सकता है, क्योंकि सॉलिड में फ्री आयंस नहीं मिलेंगे। फ्री आयंस नहीं मिलेंगे तो मोशन नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा तो कंडक्शन कितना, नील बटे सन्नाटा, मतलब शून्य, जीरो हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट। और ये पॉइंट देखो ध्यान से, जिसको मैं डब्बे में बंद किया मैंने, the possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion are overcome due to heat, thus ion can move। यानी कि अगर आपको कंडक्टिव होना है, क्या होना है, कंडक्टिव, तो इफ़ यू वांट टू बी कंडक्टिव तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आयंस का बनना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैं तुमको बताता हूँ कौन कौन से कहाँ आए हैं। 2010, 2013, 2009, 2016 और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेना इसकी प्रैक्टिस आराम से। इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद देना, ये खुद बना के देखना, नहीं आते हैं तो वी विल डिस्कस। नेक्स्ट इज अक्रेंस ऑफ मेटल। अब मेटल मिलते कहाँ हैं यार, मेटल मिलते हैं धरती माता के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। और जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है मिनरल्स। क्या कहते हैं बेटा, मिनरल्स। और जिन मिनरल्स को आसानी से निकाला जा सके और जिनका कमर्शियल यूज़ हो उसे कहा जाता है ओर। अब ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेटल जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं उन्हें मिनरल कहते हैं, और जिन मिनरल को आसानी से निकाला जाता है और जिनका अच्छे से एक्सट्रैक्शन होके और कमर्शियल यूज़ कर लिया जाता है उसे कहा जाता है ओर, ORE। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को सीखते हैं यार, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब मेटलर्जी, जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, पर क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आएगा भाई। देखो ध्यान से, हमें पता है इस पूरे के पूरी सीरीज का कि ये हमारे हाई रिएक्टिव हैं, ये मीडियम रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। जो नेटिव स्टेट में लिखा है इसका मतलब इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, सिंपल फॉर्म में मिलते हैं। ये लो रिएक्टिव है। इसके अंदर मैं एक और ऐड कर देता हूँ, Hg को भी, कॉपर को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कॉपर बिल्कुल ला के बराबर ही रिएक्टिव होता है। तो इसमें यही चीज़ लिखी है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर फाउंड इन फ्री स्टेट। सिल्वर वगैरह कंबाइन कर जाते हैं थोड़े बहुत, बाकी कोई नहीं करता है। जबकि शुरुआत वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये बहुत सारे रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बीच वाले जो हैं ये मीडियम रिएक्टिव होते हैं। इसने सारी चीज़ यहाँ लिख के दे दी है। अब आगे क्या बात करता है ये, इसने एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट सा डिज़ाइन कर रखा है। इस पूरे ड्राफ्ट को सीखते हैं कि आपके पास ओर है, यानी कि ओर क्या हुआ, वो मेटल मिनरल जिसको आपने अर्थ क्रस्ट से निकाल लिया, यानी कि मिनरल। और जो मिनरल आसानी से निकल आया उसको क्या बोला, ओर। उस ओर का करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सफाई, वॉश कर दो। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन से जो आयरन के ओर हैं वो अलग कर लो, इस तरीके से इनकी सफाई कर देंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं, इसका एक वर्ड है ओर ड्रेसिंग। ठीक है, अब आपके पास तीन तरह के ओर हैं, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तो लो रिएक्टिव जनरली होते हैं सल्फाइड के ओर, जिस पे करी जाएगी रोस्टिंग। रोस्टिंग से मिले, रोस्टिंग के बाद इसका रिडक्शन करके मेटल मिलेगा और फिर रिफाइन कर दिया जाएगा।
हाई रिएक्टिव जो हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाएगा और उससे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिव है उसके साथ क्या होगा, मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी, या तो उसका वो और कार्बोनेट का होगा या उसका और सल्फाइड का होगा। अगर तो कार्बोनेट तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे, जिससे हमें मिलेगा ऑक्साइड। फिर उसका रिडक्शन करके बना देंगे मेटल, और मेटल की करेंगे प्योरीफिकेशन। मतलब एक स्टेप और ऐड हो गई। मैं वापस समझा देता हूँ मीडियम रिएक्टिव को। आपने धरती माता से मिनरल निकाला, उस मिनरल को आपने बोल दिया और, वो जो और है वो मीडियम रिएक्टिव है। मीडियम रिएक्टिव मतलब जिंक का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, ठीक है, मीडियम रिएक्टिव है। अब जो मीडियम रिएक्टिव और है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। वो कार्बोनेट भी हो सकता है, जैसे FeCO3, ZnCO3, जिंक का कार्बोनेट। वो सल्फाइड भी हो सकता है, FeS, राइट। तो अगर तो वो कार्बोनेटेड है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। और अगर वो सल्फाइड है तो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे रोस्टिंग। इससे हमको मिलेगा ऑक्साइड। ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल कहलाता है रिडक्शन। उसका करेंगे हम रिडक्शन और फिर उसको प्योर कर लेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल से, तो हमको मेटल प्योर मिल जाएगा। अब हम एनरिचमेंट ऑफ ओर की अगर बात करें, ओर की बात करें तो ओर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ और होती हैं यार, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है गैंग। क्या कहा जाता है, गैंग। ये देखो सर्कल बंद कर दिया। द इम्प्योर, और इन इम्प्योरिटी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को जिससे हम इम्प्योरिटी रिमूव करेंगे इसके लिए यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अगले पॉइंट पे लिखा मिलेगा आपको, ये देखो ये रहा। डिफरेंट बहुत सारी अलग टेक्निक्स होती हैं। अब लो रिएक्टिव एलिमेंट है यार, उसको करना है। पहले लो रिएक्टिव को सीखते हैं। CBSE 2018, 2016, 2015, 2011, 2009, केवल और केवल यहाँ तक, इतने से थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ उसको, सुंदर सुंदर, यहाँ तक से क्वेश्चन आया हुआ है। इतने साल केवल इस जगह से। ध्यान से देखना अब क्या होगा। मेटल जो लो रिएक्टिव का है, मतलब अनरिएक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल HgS है मरकरी का सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं सिनाबार। तो सिनाबार हमारे पास है। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करेंगे। जब सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन नहीं करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। क्या कहते हैं बेटा, रोस्टिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। हीट दी जाएगी साथ के साथ, तो उससे मिलेगा हमको ऑक्साइड, और उस ऑक्साइड का रिडक्शन कर दोगे तो मिल जाएगा मेटल। सिमिलरली अगर मेरे पास कॉपर होता, क्या होता, कॉपर होता, तो भी मैं ये काम कर लेता। कॉपर का सल्फाइड है, कॉपर के सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ करा, हीट किया, कॉपर का ऑक्साइड मिल गया। अब मैं दो काम कर सकता हूँ, इस कॉपर के ऑक्साइड को फिर से हीट करके कॉपर निकाल सकता हूँ और बाहर ऑक्सीजन हो जाए। बल्कि एक और काम कर दिया जाता है कि इस कॉपर के ऑक्साइड को उसी कंटेनर में डाल दिया जाता है जिसमें कॉपर का सल्फाइड था पहले, ताकि जो थोड़ा बहुत कॉपर का सल्फाइड बचा है वो इस कॉपर के ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाए और आपको प्योर कॉपर मिल जाए और SO2 गैस बाहर निकल जाए, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये ब्लिस्टर बना देती है। ब्लिस्टर का मतलब जैसे मान लो ये कॉपर का सरफेस है, ठीक है, ये कॉपर का सरफेस बना दिया मैंने प्रॉपर, ठीक है। इसके सरफेस पे SO2 गैस ऐसे रह जाएगी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बबल से नजर आएंगे आपको, और इसको कहा जाता है ब्लिस्टर। और इस कॉपर को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। किसकी वजह से होता है, SO2 गैस की वजह से। NTSC के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। चलो जी, नेक्स्ट इज मिडल रिएक्टिव। तो अगर मेरे पास मिडल रिएक्टिव एलिमेंट हैं तो मैंने तुमको बताया था कि या तो मैं कैल्सिनेशन करूंगा या मैं क्या करूंगा, रोस्टिंग करूंगा। तो कैल्सिनेशन कब करते हैं, रोस्टिंग कब करते हैं, आओ सीखते हैं। तो अगर मेरे पास मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट दे रखा है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। उस ऑक्साइड का क्या करना है फिर, रिडक्शन, जिससे मुझे क्या मिलेगा, मेटल। और उस मेटल को मैं क्या कर दूंगा, प्योर। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो प्रोसेस, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो या तो मुझे कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी या मेरे को रोस्टिंग करनी पड़ेगी। अब ये सब कुछ यहीं लिखा है।
अगर तो आपके पास कार्बोनेट का ओर है, CO3 नेगेटिव का ओर दे रखा है, हाइड्रोक्साइड का ओर दे रखा है, तब कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट, C से कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में S आता है तो सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग। तो अगर आपके पास कार्बोनेटेड ओर है तो आपको क्या करना है बेटा, तो आपको कैल्सिनेशन करना है। और अगर आपके पास सल्फाइड का ओर है तो आपको रोस्टिंग। फर्क क्या रहेगा, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करते हैं, जबकि रोस्टिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, जिंक ऑक्साइड, साइड प्रोडक्ट अलग अलग होगा। अगर रोस्टिंग करोगे तो SO2 और कैल्सिनेशन करोगे तो CO2 बाहर हो जाएगा। फिर इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवा देंगे, जैसे कार्बन से, तो क्या होगा, CO बाहर और Zn मिल गया, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई है। देखो ZnO प्लस C, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया और यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ रिडक्शन हो चुका है और यहाँ क्या हो चुका है बेटा, ऑक्सीडेशन हो चुका है। दिस इज द पॉइंट। कोक की जगह हम दूसरा मेटल भी ले सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट कर दे, हाई रिएक्टिव एलिमेंट ले सकते हैं, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सोडियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, ये काम कर सकता है, जैसे इसने करके दिखाया है। इसने क्या करा कि मेरे पास मैग्नीज का ऑक्साइड था, मुझे मैग्नीज चाहिए, तो उसने एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवा दिया और उसको क्या कर दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया और यहाँ से मैग्नीज। सिमिलरली एक थर्माइट रिएक्शन आती है बेटा, जब आप आयरन के ऑक्साइड, जो रेल की पटरियाँ होती हैं, देखो ये डायग्राम में दिखा रखा है इसने, रेल की पटरियाँ हैं, इसके अंदर इसने एल्यूमिनियम को मिक्स करना शुरू किया तो आयरन अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। इससे क्या होता है, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन किया जाता है, एल्यूमिनियम की मदद से रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है पेपर में, 2 टाइम्स, ये इतना पोर्शन, केवल ये वाला पोर्शन। अब आता है इससे अगला आर्टिकल, अगला है एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेटल है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मेटल का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम कैसे करेंगे यार, उसको करने हेतु हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करने के लिए हम केवल कार्बन वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ कार्बन जो है वो खुद ही कम रिएक्टिव होता है सोडियम के से, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से, एल्यूमिनियम से। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब आप किसी सॉल्ट को पानी में डाल दो, घोल दो और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दो, तो वो आयंस में टूटना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट कैथोड के पास जाएगा और नेगेटिव पार्ट एनोड के पास। इसका मतलब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड पे पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज होंगे तभी तो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से यार, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई है एनोड पे, NaCl को तोड़ा तो Na पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, Cl में, और Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, Cl में। अकेला Cl मिलता नहीं है तो Cl2 में हो गया। तो नेगेटिव पार्ट मिलेगा एनोड पे और पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016 पेपर, 2016 में आया था बेटा। अब आते हैं इसके आखिरी पड़ाव पे, इस पोर्शन के, इसके बाद केवल कोरोजन का एक आर्टिकल बचेगा, एंड दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल की रिफाइनिंग कैसे करनी है, तो देखो यार ये डायग्राम को देखो, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हो सकता है कि 2020-21 के सेशन में यही डायग्राम पेपर में आ जाए। क्या कहता है ये डायग्राम, ये बोलता है कि भाई आपको अगर प्योर करना है, रिफाइन करना है, तो कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसने तरीका बता दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये भी बता दिया कि निकल, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, इन सब की रिफाइनिंग की जा सकती है। कैसे करना है, इस डायग्राम को देखो यार ध्यान से। मेरे पास एक एनोड है और एक कैथोड है, मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और मेरा काम चल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ, इस तरफ से इस तरफ जा रही हैं चीज़ें। नीचे मेरे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन, जिसका इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ उसी का सॉल्यूशन। अब मेरे पास जो एनोड है वो तो इम्प्योर है, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड जो है वो है प्योर कॉपर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये काम कि मैंने जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया तो एनोड से चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, जो इम्प्योरिटी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम एनोड मड, और जो इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे उसे गेन कौन कर लेगा, कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। अब देखो इस पूरे आर्टिकल को मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ आपको। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड are refined electrolytically. In this process, impure metal is made up of anode, and the pure thin strip is made up of cathode.
उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम करंट को पास कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो प्योर मेटल जो है फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट, ये टूटना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो प्योर मेटल का पार्ट है वो टूटने लग जाएगा। वो टूटता 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 किधर जाना शुरू कर देगा, इस तरफ जाना शुरू कर देगा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। जो एनोड मड है वो नीचे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा नीचे इम्प्योरिटीज़ को। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा आर्टिकल है बेटा। मिनरल और ओर की डेफिनेशन 2019 वाले पेपर में आई हुई थी। फ्री स्टेट की डेफिनेशन 2018 के पेपर में आई थी। केमिकल प्रोसेस यूज ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, रिडक्शन क्या देते हैं बेटा, रिडक्शन से हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिकल इज कोरोजन। ये आर्टिकल आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा है, यहाँ पर भी है। केवल ये पॉइंट पढ़ना बेटा कि सिल्वर के जो आर्टिकल है वो ब्लैक हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेते हैं सल्फर के साथ और Ag2S का फॉर्मूला बन जाता है। कॉपर जो है वो मॉइस्ट CO2 के साथ रिएक्ट कर लेती है धीरे धीरे और ग्रीनिश कॉट आ जाता है। 2017 में पूछा गया था। किसका होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एग्जैक्ट फॉर्मूला तो मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, CuOH की ट्वाइस डॉट CuCO3 होता है, लेकिन बहुत सारी बुक में केवल CuCO3 कॉपर कार्बोनेट लिखा होता है। इसका नाम होता है बेटा मेलाकाइट। मेलाकाइट याद रखना, पेपर में कई बार पूछ लेता है। और आयरन के बारे में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आयरन में रस्टिंग ऑफ आयरन के कंसेप्ट और रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। दिस इज ऑल अबाउट योर कोरोजन वाला जो पोर्शन है वो ये कहता है। ठीक है, अब इसने एक डायग्राम भी दे रखा है कि हमने आयरन नेल्स ले ली हैं और वाटर के अंदर डाल दी, दूसरा एक के अंदर हमने ऑयल भी डाला हुआ है और तीसरे के अंदर हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करना है, सेल्फ। पहले खुद से अटैम्प्ट करके देखो, पढ़ के देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है देन वी विल डिस्कस। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट ड्राइंग एजेंट है, वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेगा, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेगा। और मेरे ख्याल से मॉइस्चर ही एक ऐसी कंडीशन है जो रस्ट लाती है। हिंट मैंने दे दिया है, इस आर्टिकल को खुद से अटैम्प्ट करना है। आते हैं आगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। और उसके बाद ये पिछले साल 5 नंबर का क्वेश्चन केवल इतने हिस्से से आ गया था, 5 नंबर का सवाल केवल इतने से। ठीक है, इसके बाद तो मेरे ख्याल से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आते हैं बेटा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पे। पहला क्या है, पेंटिंग कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो। गैल्वेनाइजेशन, जिंक या हाई रिएक्टिव एलिमेंट की क्लियरिंग कर देते हैं जिससे आप वो बचा सकते हो। उसके अलावा क्या है, अलॉइंग कर देते हैं, अलॉइंग, अलॉय बना देते हैं। अलॉय क्या होता है, ये सवाल पूछ लेते हैं कई बार, देखो ध्यान से। अलॉइंग इज द गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या कर देंगे, एक मेटल के साथ एक और मेटल मिक्स कर देंगे, उसको बोलेंगे अलॉय। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज अलॉय। ठीक है, कुछ कार्बन के अमाउंट ऐड करके उसको हार्ड बना देते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल दे दिया है, और उसको फिर रस्ट वगैरह नहीं लगेगा। अगर आयरन है, आयरन के अंदर आपने क्रोमियम वगैरह, निकल वगैरह मिला दिया तो उससे आपको स्टेनलेस स्टील मिलता है। और ये कैसा होता है नेचर में, होमोजीनियस होता है बेटा। जनरली हम इसमें मेटल ही लेते हैं, जनरली मेटल लेते हैं। जो प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसके ऑर्नामेंट नहीं बनते हैं, ज्वेलरी नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो वो गोल हो जाएगा, वापस क्लम्प फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत सिल्वर या कॉपर मिला दी जाती है। तो जो सबसे अच्छा गोल्ड माना जाता है वो माना जाता है 22 कैरेट का। उसमें 2 पार्ट में क्या ऐड होती है, या तो सिल्वर या फिर कॉपर। और अब जो 5 नंबर का क्वेश्चन आया था वो क्या था, देखो यार, क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय अलॉय, व्हाट डू यू मीन बाय अलॉय। उसके बाद उसने क्या कहा कि अमलगम किस चीज़ का अलॉय है, फिर उसने कहा सोल्डर में क्या होता है, ब्रास में क्या होता है, और ब्रॉन्ज में कौन कौन से मेटल होते हैं। ये क्वेश्चन उसने 5 नंबर में दे रखा था यार, 5 मार्क क्वेश्चन पिछले साल। तो देखो ध्यान से, मरकरी के अलॉय को अमलगम कहा जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है पर कंडक्टिव होता है। ब्रास किस किस का अलॉय है, कॉपर का और जिंक का। ब्रास, जिंक का और कॉपर का। और उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज है कॉपर प्लस टिन। टिन का सिंबल SN होता है, नाम होता है एंटीमनी, सिंबल होता है SN, बोला जाता है टिन। तो टिन का स्टेनस, एंटीमनी नहीं स्टेनस बोल दिया जाएगा और अच्छे आसानी से। ठीक है, आगे अगर बढ़े, S भी होता है एंटीमनी, तो बेटा स्टेनस बोल देते हैं SN को। आगे अगर देखें, ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिव वगैरह नहीं होते हैं, वेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट।
और सोल्डर पूछा था। सोल्डर क्या है? लेड और टिन का कॉम्बिनेशन। एसएन को टिन बोलते हैं, पीबी को लेड, लेड और टिन का कॉम्बिनेशन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वेल्डिंग आर्क में यूज़ किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक पॉइंट और मैं तुम्हें खुद पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। ये एक पिलर है जो दिल्ली के अंदर है, आयरन पिलर के नाम से। इसको आज तक कभी भी जंग नहीं लगा। ऐसा क्या है? 8 मीटर की हाइट है, 6 टन का वजन है, स्टिल इसको बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगा हुआ है, और ये वंडर है सबके लिए। ऐसा क्या है? ये ऐसा क्यों है? दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके बाद ये क्वेश्चन है, आपको खुद अटैम्प्ट करके देखने, ट्राई करके देखने। समरी पढ़ लेना बेटा, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, और पूरी एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ा है हमने, वर्ड टू वर्ड पढ़ के सीखा है। तो यही मेन चीज़ है जो हमें करनी थी। तो दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर सेइंग टाटा बाय बाय। हमने थर्ड चैप्टर को कवर कर लिया है 2 वीडियोस में। पहली वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था? पहली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब। और फिर सेकंड वीडियो में हमने सीखा उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कोरोजन और उसके प्रिवेंशन मेथड्स। ठीक है, इस आर्टिकल को दोबारा से रीड करना, अच्छा आर्टिकल है ये, पिछले साल के पेपर में आया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो वापस से एक ही बात कहूँगा बेटा कि ना तो केमिस्ट्री मुश्किल है और ना ये सब्जेक्ट की टॉपिक मुश्किल है। हम पढ़ते थोड़ा देरी से हैं, हम देरी से पढ़ना शुरू करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करो या ना करो, पर कम से कम 2, 3, 4 बच्चों के पास ज़रूर भेजना जिनको अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज की कमी है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो अच्छे से करना भाई। थैंक यू वेरी मच।